ठीक है, रक्षण लिख लेंगे, रक्षण। इंग्लिश में बेटा प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है, ब्रैकेट में प्रोटेक्शन लिख लेंगे, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव कोलाइड ब्रैकेट में प्रोटेक्शन। तो रक्षी कोलाइड या रक्षण क्या होता है उस पर बात करते हैं। ध्यान दो इधर सब लोग। जैसे बेटा अगर हम बात करें तो कोलाइड, तो कोलाइड हमने जो विलायक जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसके साथ बंधुता की बात करें तो बंधुता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। ये हमने आप लोगों को पढ़ाया है, आप सबको पता है। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड, एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होता है और द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होता है। ये कैसा होता है? अस्थायी। ये स्थायी इसलिए होता है क्योंकि इसका विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन नहीं होता है। विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन नहीं होता है, स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। इसका विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। और इसका बेटा स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। जब स्कंदन हो जाएगा तो ये अस्थायी होगा। जब इसका स्कंदन हो जाएगा तो ये कैसा होगा? ये अस्थायी होगा। और ये स्थायी होता है क्योंकि इसका विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन नहीं होता है। कारण यही है कि इस पर आवेश होता है, इस पर आवेश होता है और इस पर आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है या फिर बहुत कम पाया जाएगा। ये घटना होती है जिसके कारण ऐसा होता है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इस जो अस्थायी, ये वाला जो कोलाइड है, ये जो अस्थायी है, इसका जो स्कंदन है उसको हमें किसी प्रकार से, इसके स्कंदन को कहीं किसी प्रकार से या किसी ट्रिक से हमें रोकना है। जब स्कंदन को रोकना है तो स्कंदन को रोकने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा? रक्षण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रक्षण करना पड़ेगा। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि रक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि रक्षी कोलाइड क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं और इनका विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस स्कंदन को हमें रोकना है और स्कंदन को रोकने के लिए हमें इनका क्या करना है? रक्षण करना पड़ेगा, इनका रक्षण करना पड़ेगा। समझ में बात आई या नहीं आई? तो अब हम क्या बात करते हैं रक्षी कोलाइड की। तो बेटा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे ये एक द्रव विरोधी कोलाइड है, ध्यान दीजिएगा, ये द्रव विरोधी कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइड है। एक यहां पर द्रव स्नेही कोलाइड लेते हैं। क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड। अब द्रव स्नेही स्थायी है या अस्थायी? तो ये तो स्थायी है और ये क्या है? स्थायी है। तो अब ये क्या है? ये है अस्थायी है। ये भी बात हमको पता है, हालांकि ये बात हम वहां पर पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, पहले से ही चर्चा इसकी कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या लिखना है? देखो, द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में अस्थायी होते हैं। यानी द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में अस्थायी होते हैं क्योंकि इनका विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदन हो जाता है, क्योंकि इनका विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदन हो जाता है। ठीक है, तो स्कंदन जब हो जाएगा, अतः जब हम इसके अंदर द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिला देते हैं, तो जब द्रव स्नेही कोलाइड इसमें मिला दिया जाता है तो इसका, किसका? द्रव विरोधी कोलाइड का, इसका विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला जो स्कंदन है वो रुक जाता है। और जब विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाएगा तो इस घटना को कहते हैं, स्कंदन जैसे ही रुका इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्कंदन रुका, इस घटना को रक्षण कहते हैं। और मिलाए गए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षी कोलाइड कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, रक्षण और रक्षी कोलाइड की। ठीक है, तो इसमें लिखो, चलो लिखो भाई। अब क्या लिखना है? लिखो, द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में अस्थायी होते हैं।
तथा इनका विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन आसानी से हो जाता है। ठीक, नई लाइन से लिखो, परंतु जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, परंतु जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन पूर्णतः रुक जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन पूर्णतः रुक जाता है। इस घटना को रक्षण कहते हैं, इस घटना को रक्षण कहते हैं तथा मिलाए गए द्रव स्नेही कोलाइड को रच्छी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को रच्छी कोलाइड कहते हैं। तो ये हो गई रच्छी कोलाइड और रक्षण की बात। तो रच्छी कोलाइड कौन है? रच्छी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड ही रच्छी कोलाइड होते हैं। कौन से? द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वही रच्छी कोलाइड होते हैं, उन्हीं को रच्छी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रच्छी कोलाइड की। ठीक है, और ये रक्षण की बात हो गई। अब ध्यान देना सभी लोग, रच्छी कोलाइड और रक्षण की ये बात हो गई। तो रच्छी कोलाइड जान गए और रक्षण भी जान गए। अब इसके लिए उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम कुछ आपके सामने बात करते हैं और उन्हें भी आप अपनी कॉपी पर नोट करिए। तो हेडिंग डालो उदाहरण। उदाहरण, तो उदाहरण इनके क्या हैं मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, तो नंबर 1 उदाहरण लिखते हैं। नंबर 1, जैसे जो आइसक्रीम होती है तो आइसक्रीम के निर्माण में पता है क्या मिला देते हैं? निर्माण में जिलेटिन मिलाते हैं। तो जिलेटिन क्या है? जिलेटिन रक्षण करता है आइसक्रीम का। ठीक है, रच्छी कोलाइड है। नंबर 2 बात करें तो भारतीय इंडियन इंक जो होती है, भारतीय इंक के निर्माण में जानते हो क्या मिलाया जाता है? गम अरेबिक मिलाते हैं। गम अरेबिक जो है वो एक प्रकार का रच्छी कोलाइड है, गोंद जैसा होता है पदार्थ जो रच्छी कोलाइड है। तो कहने का मतलब है ये दोनों रच्छी कोलाइड हैं और इसका रक्षण करते हैं, इसीलिए इनको इसमें मिलाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। अब एक अगले कथन की ओर बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर हम चर्चा अगले टॉपिक की अब करते हैं। तो देखो बेटा, एक बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे जो रच्छी कोलाइड है कौन से? द्रव स्नेही कोलाइड। तो रच्छी कोलाइड की जो रक्षण क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? वो मिलाई गई मात्रा। तो कोई रच्छी कोलाइड की जो रक्षण क्षमता होती है उसे हम स्वर्ण संख्या द्वारा निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा? स्वर्ण संख्या द्वारा, गोल्ड नंबर द्वारा। तो नोट करके एक बात लिखिए, नोट करके लिखो, किसी भी रच्छी कोलाइड की रक्षण क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? स्वर्ण संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। स्वर्ण संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। अब बेटा बात करेंगे स्वर्ण संख्या क्या होती है, स्वर्णांक किसे कहते हैं। तो स्वर्ण संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है, लिख लिया। अब भाई सभी लोग हेडिंग डालो अगली, स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर हेडिंग डालो। तो ध्यान दीजिए, स्वर्ण संख्या, इसको स्वर्णांक भी बोलते हैं, गोल्ड नंबर। अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? स्कंदन क्षमता को निर्धारित करते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ चीजें ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर
सबसे पहले ये गोल्ड सॉल्ट लिया, ये 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया, 10 ml क्या लिया? गोल्ड सॉल्ट लिया। तो 10 ml गोल्ड सॉल्ट हमने ले लिया। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर हमने 10% NaCl है। क्या है ये? 10% NaCl है। ठीक है। अब एक बात आप समझो कि अगर हम 10% जो NaCl है, 10% NaCl, इसका 1 ml 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिला दें। किस में मिला दें? 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिला दें। 10% NaCl का 1 ml अगर हम 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिला दें तो इसका बेटा स्कंदन हो जाता है, इसका स्कंदन हो जाता है। ठीक है, स्कंदन हो जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब अगर हम 10% NaCl का 1 ml 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाएं तो गोल्ड सॉल्ट का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। मतलब अगर इसका हम किसी तरीके से 1 ml मिला दें तो इसका क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। ठीक है, स्कंदन हो जाएगा इसका। ठीक, अब हमें इसी स्कंदन को रोकना है। तो यहां पर कोई हमने रच्छी कोलाइड ले लिया। रच्छी कोलाइड बेटा होता क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड ही होता है रच्छी कोलाइड। तो कोई रच्छी कोलाइड ले लिया। अब हमें इस स्कंदन को रोकने के लिए इसमें हमें रच्छी कोलाइड जितना मिलाना पड़े। तो रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में जितनी मात्रा मिलानी पड़े, रच्छी कोलाइड मिलीग्राम में जितना मिलाना पड़े, जितना मिलाना पड़े वही क्या है? वही क्या है? स्वर्णांक कहलाता है, यह स्वर्ण संख्या कहलाती है। वही क्या कहलाता है? स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाती है। तो अगर हम बोले तो स्वर्ण संख्या, देखो ये घटना हो जाती है, ये बात आपके समझ में आ गई। ये घटना हो जाती है, ये बात आपको समझ में आ गई पूरी। अब हमें पता है कि इसको रोकने के लिए, इसको हमें क्या करना है? रोकने के लिए हमें रच्छी कोलाइड जितना मिलाना पड़े, रच्छी कोलाइड मिलाना पड़ता है। तो जितना रच्छी कोलाइड मिलाना पड़े वही क्या हो जाएगा? जितना भी मिलाना पड़े वही क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी स्वर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? स्वर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वर्ण संख्या। तो ध्यान दीजिए स्वर्ण संख्या क्या होती है। स्वर्ण संख्या क्या होती है? स्वर्ण संख्या किसी भी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है, समझना ध्यान से, स्वर्ण संख्या किसी भी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 10% NaCl के 1 ml से होने वाले स्कंदन से रोकता है, होने वाले स्कंदन से रोकता है। तो इसको कॉपी में आप डेफिनेशन लिखो, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये थोड़ी टेढ़ी परिभाषा इसलिए मैं लिख भी रहा हूं। किसी भी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 10% NaCl के 1 ml से होने वाले स्कंदन से रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या कहलाती है। ये हो गई स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या की ये परिभाषा हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। किसी भी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 10% NaCl के 1 ml से होने वाले स्कंदन से रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है, यानी गोल्ड सॉल्ट कहलाता है। नई लाइन से लिखना है, जिसकी स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है वह रच्छी कोलाइड उतना ही अच्छा होता है। वह रच्छी कोलाइड उतना ही अच्छा होता है।
ठीक है, जिसकी स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी वह रच्छी कोलाइड उतना ही अच्छा होगा, यानी उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। एक टेबल बनाना है जिसमें हम कुछ रच्छी कोलाइड लिख रहे हैं आपके सामने और उनकी रक्षण क्षमता आपको, उनकी स्वर्ण संख्या भी लिख रहे हैं। ये टेबल आपको बना लेनी है। जैसे कि रच्छी कोलाइड पहले लिखेंगे, रच्छी कोलाइड, और इधर स्वर्णांक, स्वर्णांक मतलब स्वर्ण संख्या, एक तरफ रच्छी कोलाइड और एक तरफ स्वर्ण संख्या। रच्छी कोलाइड हमें लगभग 4-5 लिख लेने हैं, 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले लिखेंगे जिलेटिन, सबसे पहले लिखेंगे जिलेटिन। क्या लिखेंगे, जिलेटिन। तो सबसे पहले आपको लिखना है जिलेटिन, और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या आपको पता होनी चाहिए 0.005 से 0.01 होती है। और आपको ये तो पता है कि स्वर्ण संख्या हमेशा मिलीग्राम में होती है, तो यह मिलीग्राम में ही होगी। तो एक ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है बेटा हीमोग्लोबिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का भी आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी एक रच्छी कोलाइड है जिसकी स्वर्ण संख्या होती है 0.03 से 0.07 के बीच में। इसके बाद बात करें बेटा तो अगला हीमोग्लोबिन के बाद बात करें तो अगला होता है एग एल्ब्यूमिन। एग एल्ब्यूमिन जिसे हम कहते हैं अंडे की प्रोटीन, अंडे, या एल्ब्यूमिन लिख देते हैं हम, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं एल्ब्यूमिन। और ये कहाँ से निकाला गया, ये अंडे से निकाला गया है, एग से निकाला गया। तो इस एग एल्ब्यूमिन के अगर हम स्वर्ण संख्या देखें तो इसकी स्वर्ण संख्या होती है 0.1 से 0.2 के बीच में, 0.1 से 0.2 के बीच में एग एल्ब्यूमिन होती है। अगली बात करें बेटा तो गम एराबिक जो होता है, गम एराबिक, गम एराबिक भी एक प्रकार का रच्छी कोलाइड होता है जो कि भारतीय इंक के निर्माण में या भारतीय इंक को रक्षित करने का काम करता है। गम एराबिक का अगर ध्यान दें तो 0.15 से 0.25 रहेगा, 0.15 से 0.25 के बीच में रहेगा। अगली अगर बेटा बात करें तो अगला आप लिखना चाहो तो डेक्स्ट्रिन लिख सकते हो, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन, ठीक है। डेक्स्ट्रिन जो है इसका होता है 6 से 20 होता है, हाँ 6 से 20 होता है इसका, 6 से 20 होता है डेक्स्ट्रिन का। इसके बाद बात करते हैं तो अगला है स्टार्च, और स्टार्च भी लिख लोगे, स्टार्च का जो है वो होता है 20 से 25, 20 से 25। तो ये सबकी स्वर्ण संख्याएं हैं। अब इनमें आप बताइए कि सबसे अच्छी या सबसे अच्छा गोल्ड यानी रच्छी कोलाइड कौन सा होगा। तो सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड बेटा कौन सा होगा इनमें, आप बताओ। तो सबसे अच्छा जो है जिसका सबसे कम है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम है जिलेटिन का। तो जिलेटिन का ये है, ये सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड होगा, सबसे ही सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड होगा। हीमोग्लोबिन उसके बाद। सबसे बेकार कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा हो, स्टार्च, ठीक है। तो जिसका जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा रच्छी कोलाइड होगा। तो बेटा ये इतना हो गया। इसी के साथ अब अगर हम बात करें तो ये चैप्टर लगभग खत्म होने की ओर है। इसका एक पार्ट और है, वो हम कल पढ़ाएंगे। कल हमें कोलाइडी विलयन की शोधन की विधियां बतानी हैं और इसके महत्व को समझाना है। इतना पढ़ते ही ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पायस जो था इमल्सन वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो पायस यानी इमल्सन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इमल्सन